इधर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। लेबनान में तबाही के आंकड़े छुपा रहा है हिजबुल्लाह। यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। इजरायल में नुकसान की संख्या ज्यादा बता रहा है हिजबुल्लाह। और इजरायल ने ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका से सहमति मिल चुकी है। इजरायल सरकार और सेना के मुखिया की फाइनल मीटिंग हो चुकी है। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमलों का चरण शुरू हो सकता है। ईरान पर हमलों से खड़े होने वाले वैश्विक संकट का अमेरिका इसे समझ रहा है, इसलिए तेल ठिकानों सहित न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करने से इजरायल को मना किया गया। लेकिन इजरायल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है और वो नहीं चाहता कि अरब का कोई देश परमाणु शक्ति बने। इसलिए इजरायल इतिहास के एक सैन्य ऑपरेशन नोपेरा को दोहरा सकता है। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो अरब में महासंग्राम छिड़ना तय है। 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के बाद इजरायल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ईरान पर हमले तय हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था, ईरान इजरायल पर हमले करके भयंकर भूल कर बैठा और हमले ऐसे होंगे जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की होगी। इजरायल 1 अक्टूबर के बाद से ही ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका की रेड लाइन के चलते ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी है और इसके संकेत भी मिल चुके हैं कि हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। चौदह अक्टूबर की देर रात तेल अवीव में इजरायल के टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सेना प्रमुख हारजी हालेवी शामिल हुए। इन तीनों की मीटिंग नसरल्लाह पर हुए हमले से 1 रात पहले भी हुई थी। संकेत साफ है कि ईरान पर इजरायल के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका से भी इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकन मीडिया ने व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से खबर जारी की है कि बाइडेन प्रशासन बेंजामिन नेतन्याहू के अटैक प्लान से सहमत है और हमलों की इजाजत दे दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सैन्य बेस पर इजरायल हमले करेगा। ईरान की ऑयल रिफाइनरी, तेल के कुएं उसका टारगेट नहीं है। इसके साथ ही न्यूक्लियर रिसर्च सेंटरों पर भी इजरायल बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका बेंजामिन के इस प्लान से सहमत है, लेकिन इस प्लान के साथ ही सलाह भी दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और रिफाइनरियों पर हमले का मतलब सभी सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो युद्ध भड़क जाएगा और अमेरिका के सामने युद्ध में उतरने का संकट खड़ा हो सकता है। इजरायल ने ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का वचन दिया है, लेकिन इजरायल में जिस तरह के हालात हैं, उनसे ये आशंका बढ़ रही है कि नेतन्याहू ये वचन तोड़ सकते हैं। क्योंकि हसन नसरल्लाह पर भी हमले के लिए अमेरिका तैयार नहीं था।
और इस हमले के बाद बाइडेन ने बेंजामिन को लायर यानी झूठा कहा। आशंका है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 शुरू कर सकता है, यानी जिस तरह इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट किया गया था उसी तरह ईरान पर हमले हो सकते हैं। और इजरायल ने 7 जून 1981 को ऑपरेशन ओपेरा चलाया और इसके तहत इराक पर हमले किए। इजरायली वायुसेना ने इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी की थी। इराक का यह न्यूक्लियर रिएक्टर बगदाद के करीब बन रहा था और इजरायल के इस हमले में इराक का निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर नष्ट हो गया। इस हमले के साथ ही सद्दाम हुसैन का परमाणु कार्यक्रम बंद हो गया। उस वक्त के इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ जो माहौल था वो राष्ट्रवाद की लहर में पलट गया और मेनाचेम बोगिन फिर चुनाव जीत गए। गाजा की जंग और बंधकों की वापसी न होने के चलते बेंजामिन के खिलाफ माहौल बना हुआ है और इस माहौल को बदलने के लिए ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले किए जा सकते हैं। उन्नीस अप्रैल को ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों को भी इजरायली राष्ट्रवादी नेता इतामार बेन गावीर ने लेम रेस्पॉन्स यानी दिखावे की कार्रवाई कहा था। नेतन्याहू पर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 का दबाव है और ईरान भी जानता है कि इजरायल बड़े हमले के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा है। ईरान ने भी सेल्फ डिफेंस की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। ईरान को रूस से डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं। ईरान में S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायल के हमले हुए तो ईरान के लिए कोई रेड लाइन मायने नहीं रखती। ईरानी फोर्सेस ने तेहरान से लेकर इस्फहान तक के अहम सैन्य ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की लेयर तैनाती कर दी है। ईरान ने भी अपनी रिफाइनरी, न्यूक्लियर सेंटर और सैन्य बेस पर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। पहली कतार में ईरान का मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम बावर 373 लगाया गया है। दूसरी कतार में रूस से मिले लॉन्ग रेंज S-300 डिफेंस सिस्टम है और तीसरी कतार में शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम खोरदाद लगाए गए हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर उसके न्यूक्लियर या तेल ठिकानों पर हमले हुए तो ये इजरायल नहीं पूरी दुनिया के लिए संकट होगा। ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। यह इकलौता देश है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है। ईरान का सीधा कनेक्शन 3 समुद्रों से है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। दुनिया की 20% तेल गैस सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरती है। ईरान बंदर अब्बास से 70 किलोमीटर चौड़े इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान पर हमलों के दौरान रेड लाइन क्रॉस की जाए। अगर इजरायल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो ये पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान में आज इजरायल नया और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि IDF ने लेबनान के अंदर अपनी 12 ब्रिगेड को भेज दिया है। माना जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में IDF ऑल राउंड अटैक कर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तहस नहस करने जा रहा है और इस हमले का ग्राउंड इजरायल ने 24 घंटे जबरदस्त बमबारी करके तैयार किया है।
लेबनान में कयामत की बरसात हो रही है। आईडीएफ की बमबारी में लेबनान की धरती बुरी तरह जल रही है। ये नेतन्याहू सेना का गोलानी प्रतिशोध है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलानी ब्रिगेड पर हमला किया तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर एक साथ कई और बड़े और विध्वंसक हमले किए। इजराइल ने लेबनान में 24 घंटे के अंदर 250 टारगेट खत्म कर दिए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों का अंत कर दिया। इजराइल की पैदल सेना ने भीषण हमला कर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। यह हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, जो जमीन में 800 मीटर नीचे मौजूद है। हिजबुल्लाह का यह बंकर इतना नीचे है कि इसे बंकर बस्टर बम से तबाह नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने इस पर धावा बोला। This bunker was ready for Radwan forces, for a battalion of Radwan forces to enter into this bunker and do a raid into Israel and do a lot. महिला सुरक्षा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी खबर, जहां बच्चियों की पूजा वहां दुष्कर्म होना चिंताजनक। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर हाई कोर्ट की टिप्पणी। हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत से इनकार किया। रेप जीवन के मूल अधिकारों का है हनन। और बड़ी खबर है, लेबनान में जारी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। रिहायशी इमारत में मिले हिज्ब के हथियार, आईडीएफ ने जारी किया है वीडियो। घर के बेडरूम में रखे हिज्ब के रॉकेट। ये तस्वीर आप देखिए, जो हथियार बरामद किए गए हैं हिजबुल्लाह के, ये तमाम हथियार बरामद किए गए हैं आईडीएफ के ऑपरेशन में। घर के अंदर ये सारे रॉकेट्स और उसके लॉन्चर्स रखे हुए थे। अरब में अमेरिका का सबसे करीबी देश इजराइल है और इसलिए अरब में इजराइल को अमेरिका का पावर सेंटर कहा जाता है। जंग में फंसे इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी सेना उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका सटीक रणनीति के तहत इजराइल की जंग में अपनी फौज को उतार रहा है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए कोड थाड का सहारा लिया गया है, और थाड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। देखिए अमेरिका इस डिफेंस सिस्टम के सहारे कैसे अपनी फौज को इजराइल भेज रहा है, और वो सीक्रेट साइट 512 कौन सी है जहां फौजियों के रुकने का इंतजाम 2023 से किया जा रहा है। वाशिंगटन ने 14 अक्टूबर को ही ऐलान किया है कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका से थर्ड डिफेंस सिस्टम भेजे जा रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने थर्ड डिफेंस सिस्टम को ही इजराइल के लिए क्यों चुना? अमेरिका के पास एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, GMD यानी ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सिर्फ थर्ड को ही इजराइल भेजने की मंजूरी क्यों दी गई? अमेरिका ने इस डिफेंस सिस्टम को भेजने के पीछे इसकी खूबियों का जिक्र किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को लॉन्ग रेंज हमले रोकने के लिए इसकी जरूरत है। यह एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। यह मीडियम रेंज की मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। यह वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और मिसाइल हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। अमेरिका ने जो तर्क दिए हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन थर्ड को सिर्फ इसलिए इजराइल नहीं भेजा जा रहा है। इस डिफेंस सिस्टम की एक खासियत ही अमेरिका के लिए फौज तैनात करने की रणनीति बन गई है। थर्ड सिस्टम में एक सर्विलांस एंड कंट्रोल रडार होता है जो टारगेट को ट्रैक करता है। एक टैक्टिकल फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन व्हीकल होता है जो रडार से सिग्नल लेकर आसपास खड़े 6 मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल को भेजता है। हर व्हीकल में 8 मिसाइल होती है। टारगेट को नष्ट करने के लिए मिसाइल में विस्फोट नहीं होते। यह अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही दुश्मन टारगेट को तबाह कर देती है। अब सबसे खास बात यह है कि इस एक सिस्टम को चलाने के लिए 100 अमेरिकी जवानों का क्रू काम करता है। यानी हर सिस्टम के साथ अमेरिका के 100 जवान तैनात होते हैं। यानी अगर इजराइल को 10 थर्ड डिफेंस सिस्टम भी दिए गए तो इसके साथ इजराइल में 1000 जवान तैनात कर दिए जाएंगे। अमेरिका 2023 से ही इजराइल में बड़े लेवल पर जवानों की तैनाती की प्लानिंग कर रहा था। अमेरिका ने इजराइल में बीते 2 साल के अंदर एक बड़ा सैन्य बेस तैयार किया है। यह ठिकाना इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। इसकी दूरी गाजा से महज 32 किलोमीटर है। बेस का कोड नेम है साइट 512। अमेरिका ने यह ठिकाना माउंट हार केरेन पर बनाया है। रिपोर्ट है कि इजरायली रेगिस्तान के इस ठिकाने पर अमेरिका ने बड़ी जंग की तैयारी कर रखी है। बड़े युद्ध की तैयारी अमेरिका 2023 से कर रहा है। 2 अगस्त 2023 को पेंटागन ने साइट 512 के लिए टेंडर दिया था। यह ठेका पेंटागन की करीबी कंपनी ने 300 करोड़ रुपए में लिया था। इसके तहत नेगेव रेगिस्तान में साइट 512 को विकसित करना था। हालांकि इस टेंडर के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी छिपाई थी। जिस वक्त टेंडर दिया गया था तब 2023 में साइट 512 की क्षमता 1000 सैनिकों की थी। फिलहाल अनुमान यह जताया जा रहा है कि इसकी क्षमता 5000 सैनिक तक पहुंच चुकी है। यानी यहां 5000 जवानों के रहने खाने की व्यवस्था हो चुकी है। यहां अमेरिका ने रडार तैनात कर रखी है। यह रडार इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को ट्रेस करती है। रिपोर्ट है कि अमेरिका से आने वाले थर्ड सिस्टम और जवान यहां तैनात किए जाएंगे। पेंटागन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है बहुत जल्द इजराइल को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। इजरायली हमलों के बाद ईरान पलटवार करेगा। ईरान के पलटवार के साथ हूती, हिजबुल्ला और दूसरे प्रॉक्सी के हमले भी होंगे। ऐसी हालत में इजरायली डिफेंस सिस्टम पर लोड होगा। अमेरिका के थर्ड सिस्टम ईरान पर हमले से पहले ही तैनात किए जा रहे हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर इनको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके।
इजराइल को इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम और जवानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इजराइल इस वक्त 2 मोर्चों पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। गाजा और लेबनान में उसे जवानों की जरूरत है और ईरान सहित हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमलों से बचने के लिए उसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। बीते 1 साल से इजरायली डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। बीते 1 साल में इजराइल पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दागे गए। इजराइल ने 97% हमले नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल को 1 साल में 22,000 से ज्यादा डिफेंस मिसाइल फायर करनी पड़ी। 1 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस सिस्टम नेवातिम बेस पर हमले नहीं रोक पाए। इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कमी हो रही है। इजराइल की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में 24 घंटे प्रोडक्शन लाइन पर काम हो रहा है। इजराइल ने माना है कि उसका मिसाइल भंडार कम हुआ है और अब युद्ध बढ़ने की स्थिति में उसे ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और उसके बहाने जवान भी इजराइल भेजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एक तरफ अमेरिका इजराइल का सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को और ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री लेबनान, सीरिया, इराक में जाकर प्रॉक्सी संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही खamenei ने प्रॉक्सी को ताकत देने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। इधर IDF ने गाजा और लेबनान के बाद सीरिया में टैंक उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि इजराइल सीरिया से ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है। एक अक्टूबर की ये तस्वीरें यकीनन आपको याद होंगी, जब ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। इजराइल के आसमान में जलती हुई मिसाइलें नजर आ रही थी। 95 लाख इजरायलियों के कान सायरन और धमाकों की आवाज से फटे जा रहे थे। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री उन देशों के दौरे पर निकले जहां उनके प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। 4 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे, हिज्ब कमांडर से सीक्रेट मुलाकात की। 5 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे, प्रॉक्सी लीडर्स से मुलाकात की। 13 अक्टूबर को अब्बास अराघची ईरान पहुंचे, जहां कैतब हिजबुल्लाह से सीक्रेट मुलाकात की। अब 14 अक्टूबर को उन्होंने ओमान दौरे पर हूती के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अब्देल सलाम से मुलाकात की और इजराइल को लेकर कई घंटे तक बातचीत। सवाल है कि ईरानी विदेश मंत्री ने अचानक अपने प्रॉक्सी से मुलाकात तेज क्यों कर दी है। दरअसल इसकी वजह है प्रॉक्सी के सर्वनाश का डर, जो 1 अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है। हर बीतते दिन के साथ लेबनान पर उसकी एयर स्ट्राइक तेज होती जा रही है। IDF के टैंक रिहायशी इलाकों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंच दर इंच लेबनान की जमीन इजरायली टैंकों से रौंदी जा रही है। अब इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा एक और देश में बढ़ने वाला है। गाजा
गाजा में इजराइल कई महीनों से ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। लेबनान में भी आईडीएफ के टैंक घुस चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इन कयासों की वजह है इजरायली मीडिया का वो दावा जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ के टैंक सीरिया में दाखिल हो चुके हैं। 2 इजरायली टैंक कुनैत्रा में मौजूद है। कुनैत्रा लेबनान बॉर्डर से लगता शहर है। सीरिया से लगते लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ कब्जा कर चुकी है। यहीं से टैंक कुनैत्रा में दाखिल हुए हैं। ईरान को डर है कि इजरायली सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि बीते एक हफ्ते से इजराइल की एयरफोर्स सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रही है। यहां उसके प्रॉक्सी ठिकानों को तबाह कर रही है। दरअसल ये इजराइल का पैटर्न रहा है। पहले वो दुश्मन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे कमजोर कर देता है। दुश्मन को कमजोर करने के बाद आईडीएफ के टैंक उसकी जमीन पर घुस जाते हैं और दुश्मन का समूल नाश कर देते हैं। खामेनेई को डर है कि इजराइल सीरिया में घुसकर उसके प्रॉक्सी संगठनों को खत्म कर सकता है, साथ ही उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। दरअसल ईरान के लिए सीरिया एक सेंटर पॉइंट की तरह है। ये इराक, लेबनान को जोड़ता है। इन सभी देशों में ईरान के प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। सीरिया से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करता है। प्रॉक्सी की सारी मीटिंग सीरिया में ही होती है। इसीलिए इजराइल अब सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। डर है कि इजराइल प्रॉक्सी का संहार कर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसीलिए खामेनेई ने प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री प्रॉक्सी कमांडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने प्रॉक्सी को मजबूत करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। नंबर 1, ईरान ने संसद में प्रॉक्सी एकीकरण बिल पास किया है, जिसकी वजह से प्रॉक्सी को ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 2, मोहम्मद रेजा फलहजादेह को प्रॉक्सी कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजा। फलहजादेह कुदस फोर्स के डिप्टी कमांडर हैं। वो लेबनान और सीरिया में पूरी तरह ऑपरेशनल रहेंगे। नंबर 3, सीरिया में रूसी हथियार गोदाम प्रॉक्सी के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि ईरानी षड्यंत्रों से अलग इजराइल लेबनान से लेकर गाजा तक प्रॉक्सी के संपूर्ण नाश के लिए हमले कर रहा है। प्रॉक्सी कमांडर्स को खत्म कर रहा है। इजराइल की शिन बेट फोर्स का दावा है कि एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर समेत अबू डाका मारा जा चुका है। दावा है कि समेर हमास की एयर विंग का कमांडर था। उसने ही 7 अक्टूबर को पैराग्लाइडर्स और ड्रोन हमलों का प्लान तैयार किया था। उसके पास हमास की ड्रोन यूनिट की पूरी कमांड थी। साफ है, इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का समूल नाश किए बिना रुकने वाला नहीं है। फिर चाहे उसके लिए आईडीएफ को गाजा के बाद लेबनान, सीरिया और इराक को ही राख क्यों न बनाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस्माइल कानी को लेकर जो सस्पेंस 17 दिनों से बरकरार था वो खत्म हो गया है। ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने न सिर्फ वो जिंदा है बल्कि सही सलामत है। इस्माइल कानी 17 दिनों के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए। सवाल यही है कि आखिर 17 दिनों तक कानी अंडरग्राउंड क्यों थे। ईरान के कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है, किंतु परंतु पर पूर्ण विराम लग गया है। 27 सितंबर से जितनी भी थ्योरी चल रही थी सब खारिज हो गई।
कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी न सिर्फ जिंदा है बल्कि सलामत है। इस्माइल कानी पर सस्पेंस उस वक्त छट गया जब वो इराक के शहर करबला में नजर आए। करबला में नसरल्लाह के साथ मारे गए IRGC ब्रिगेडियर अब्बास को अंतिम विदाई दी गई।